दुरूद शरीफ पढ़ लें। आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं, बिलीव्स का फ़र्क हो सकता है, इनफैक्ट मज़हब का फ़र्क हो सकता है। कुछ ना अच्छी आदत होती हैं, जैसे एक्सरसाइज करना है या कोई और हेल्दी हैबिट है, या चलें अच्छी आदत के अलावा वैसे भी काम है जैसे पढ़ना है। वो जो भी काम किया जा रहा है वो कितनी फिक्र, कितनी कंसंट्रेशन, कितने फोकस से किया जा रहा है, उसके असरात उसके हिसाब से होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई एक्सरसाइज करता है, कोई जिम जाता है शायद ना यार, अच्छा अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं। तो उस एक्सरसाइज का फर्क कितना पड़ेगा जिस्म पे, ये डिपेंड करता है कि उस एक्सरसाइज के लिए अंदर से इरादा कितना है, क्योंकि सिर्फ जिस्म की पर्टिकुलर मूवमेंट्स ये एक्सरसाइज नहीं है, उसके लिए इरादा, इखलास, कंसंट्रेशन, इस पे रिजल्ट डिपेंड करता है। जैसे सुनने में आता है, शायद कभी और भी किया हो, कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही, बीमारी है और उस पर कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही, इलाज असर नहीं कर रहा, और उसकी वजह ये भी होती है कि जो मरीज़ है वो विलिंग ही नहीं है, यानी वो तैयार ही नहीं है इस काम के लिए कि ठीक होना है। तो दवाई का मामला तो वही है, लेकिन चूंकि उसकी विलिंगनेस नहीं है, उसकी उस तरह से कंसंट्रेशन नहीं है, तो दवाई असर नहीं कर रही होगी। और इस चीज़ का भी शायद गौर किया हो कि कुछ डॉक्टर्स कहते हैं जी हाथ में शिफा है, या खुद फैमिली डॉक्टर्स भी अगर इस तरह से कोई ऑब्जर्व किए हों कि उनके पास जाके दवाई लेके ठीक हो जाता है, हालांकि दवाई का फार्मूला तो शायद वही होगा। तो बात ये होती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसको काम करने का इरादा, इखलास, नियत, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ना, उसके रिजल्ट उसके हिसाब से होंगे। बचपन से एक आदत बच्चों को सिखाई जाती है बड़ों की तरफ से कि बड़ों को सलाम करना, और बच्चे बड़ी मुश्किल से करते हैं, मारना पीटना भी पड़ता है, डांटना पड़ता है, मेहमान के जाने के बाद खास तौर पे डांटना पड़ता है। तो अब उसमें सलाम जो करना है ना, दीन में इसकी बहुत ज़्यादा रगबत है, सलाम करना, उसको आम करना, दीन में बहुत रगबत है इसकी। और मेरे ऑब्जर्वेशन में तो है, शायद आपके ऑब्जर्वेशन में हो या शायद आप खुद ऐसे हों, कि अगर सलाम करने में बच्चा अच्छा है, तो अदब के साथ, खुलूस के साथ सलाम करता है, तो इसके असरात उस पर बाकी आदत पे भी पड़ने शुरू हो जाएंगे। उसकी ओवरऑल तबीयत, मिजाज, इखलाक, इस पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। वरना है तो कुछ अल्फाज की अदायगी, लेकिन उसके इस अल्फाज की अदायगी में कितना इखलास है, कितनी कंसंट्रेशन है, उसके बाकी कामों पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा, वो ओवरऑल बाअदब हो जाएगा। और अगर कोई दिल से सलाम नहीं कर रहा होता है, कान पकड़ के लाना पड़ता है, बाद में डांट मार करनी पड़ती है, फिर कहीं टूटे मुंह से आके सलाम करता है, तो वो भी वही अल्फाज अदा कर रहा होता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे होते। बल्कि इसी मिसाल को आगे बढ़ाता हूँ कि अगर वालिदैन ने को घर में मेहमान आए हैं जिनको बहुत इज्जत दी जाती है, और बच्चों को कहा है कि आगे सलाम करो, अब वो बच्चा जो नहीं आया सलाम करने, उसके साथ बाद में जो होगी वो एक अलग बात है, लेकिन जो आया और टेढ़े मुंह सलाम करके गया, उसके साथ ज्यादा होगी कि इससे अच्छा था कि नहीं आता। तो सलाम करना अल्फाज का मतलब नहीं होता है, उसमें फोकस, उसमें कंसंट्रेशन, इखलास, ये बहुत मैटर करता है। और अगर वो बुरे अखलाक के साथ किया जाए तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम कोई अपेरेंटली अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बुरी नीयत के साथ या बुरे दिल के साथ कर रहे हैं, जैसे आप क्लास में आते हैं, एक्टिविटी आपने पढ़ना है, लेकिन अगर आपका कॉलेज के बारे में, टीचर के बारे में, इस पढ़ाई के बारे में ख्यालात नेगेटिव हैं, पेसिमिस्टिक हैं, बुरे ख्यालात हैं कि नहीं इसका कोई फायदा नहीं है, बेकार बेकार बेकार, तो इस इल्म से आपको फायदे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप बाअदब होंगे,
कदर करने वाले होंगे, इल्म का अदब करने वाले होंगे, उस्ताद का, इदारे का, तो फिर इससे आपको इस सब्जेक्ट के पास करने के अलावा बहुत कुछ मिल रहा होगा। अल्लाह ताला ने ना कुरान पाक में हुक्म ही है कि मोमिनों के बारे में कि अल्लाह भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं, फरिश्ते भी भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी भेजो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है, उसके 3 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा बता रहा हूँ। एक रमज़ान के बारे में है, एक बूढ़े वालैन के बारे में है, और एक दुरूद के बारे में। और वो हिस्सा ये है कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दुरूद ना पढ़े। ये जो एक्टिविटी है, जब मैं क्लास में आता हूँ, अमूमी एतबार से बड़े ये कहते हैं कि किसी को ना ये कहना नहीं चाहिए कि दुरूद पढ़ो, ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं लिफ्ट कराएगा इस बात को तो फिर बुरी बात है। यानी अगर वो मेहमान के सामने बच्चा आए ही ना और बात है, और मेहमान के सामने ला के कहें बेटा अंकल को सलाम करो और बच्चा मुंह बना रहा है, तो फिर ये ज़्यादा बदतमीजी वाली बात है। लेकिन जब हम इस अमूमी एतबार से तो हाँ आई एग्री, लेकिन जब हम इस क्लास का हिस्सा हैं, मैं आपका उस्ताद हूँ और मैं आप पे इन्फ्लुएंस की पोजीशन में हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे इंस्पायर्ड भी होते हैं, रोल मॉडल भी बनाते हैं, वो बहुत ही आशिक हो जाए तो मुर्शिद भी बना लेता है जो मेरी पोजीशन है एक उस्ताद की, वो डिफरेंट है आम लोगों के एतबार से। वो 7-8 साल पहले ये काम शुरू किया था, और ये भी किसी स्टूडेंट के मशवरे पे किया था, बल्कि उससे पहले तो जो सलाम आके करना है ये भी एक स्टूडेंट के मशवरे पे किया था, अच्छा लगा था, कंटिन्यू कर लिया। ये दुरूद वाली बात भी एक स्टूडेंट के मशवरे पे की थी, और अल्लाह का निज़ाम ऐसा ज़बरदस्त है कि 7-8 साल हो गए, हर क्लास में मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट्स को इतने ज़्यादा, ये सारा उसके अकाउंट में क्रेडिट जा रहा होगा, ये मरेगा तो पता लगेगा उसको। तो अब ये एक एक्टिविटी, और मैं ऑब्जर्व करता हूँ मल्टीपल क्लासेस में कि ये इतनी आदत बन गई कि स्टूडेंट्स ने इसको बॉदर करना छोड़ दिया। यानी मैं कहता हूँ सलाम करता हूँ, आके कहता हूँ दुरूद शरीफ पढ़ लें, बच्चे कहते हैं ठीक है अभी ये तो रोज़ का काम है, और बाज़ औक़ात इसको मजाक में भी मैंने सलाम किया तो सर वो दुरूद शरीफ नहीं कहा आपने, ठीक खुलूस में कह रहा होगा, लेकिन वो एक आदत बन जाती है। अब मैंने देखा है आपकी क्लास में भी, तो मुझे फिर ये कहना पड़ा कि या तो हम इस एक्टिविटी को क्लोज कर देते हैं कि ये ना हो कि इसके नेगेटिव असरात पड़े, लेकिन अगर क्लोज नहीं करना तो वो बच्चे ना बने कि जिसको कहा है और वो आके बुरा मुंह बना के जा रहा है, ये ना बने। अगर डिसएग्री करते हो, अच्छा हो सकता है आपका इस्लाम दीन मज़हब ना हो, बहुत हैं गैर मुस्लिम बच्चे भी होते हैं, तो आप इस एक्टिविटी को आपके दीन, आपके जो मज़हब के नबी हैं, हमारे लिए सारे नबी जो हैं वो बहुत कीमती हैं, और हमारा ईमान भी सारे अंबिया पे है, ये ईमान की शराइत में शामिल है। नबियों पे ईमान, किताबों पे ईमान, इसके बगैर ईमान नहीं होता है। तो आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, चूँकि ज़्यादातर जो ईसाई होते हैं सुन रहे होते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत अल्लाह के प्यारे नबी हैं, बहुत, यानी जो अल्लाह ताला के टॉप क्लास अंबिया हैं उनमें से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, आप उनके ऊपर भी दुरूद भेज सकते हैं। तो मकसद बात का ये है कि इस एक्टिविटी को अगर वैल्यूलेस कर दिया जाएगा तो वो फिर मतलब अच्छी बात नहीं है। तो मुझे फिर ये लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं, अगर कोई कहता था कि दुरूद पढ़ो नहीं कहना चाहिए, तो फिर वाकई नहीं कहना चाहिए। तो अगर इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना है तो लिहाज के साथ, थोड़े अदब के साथ, क्योंकि नेगेटिव ना चली जाए बात। नहीं करना कंटिन्यू तो चलें, जब मैं आके कहता हूँ कान बंद कर लिया करें, लेकिन अगर कंटिन्यू करना है तो अदब के साथ, फिक्र के साथ, फिर इसके असरात भी पड़ते हैं, फिर इसके असरात भी होते हैं। ये जो दुआ मांगना है, इसमें बड़ों से सीखा है कि दुआ मांगने की ताकत बढ़ जाती है अगर वो अल्लाह की तस्बीह से शुरू हो, दुरूद पाक से शुरू हो और दुरूद पाक पे ख़त्म हो, तो उस दुआ की ताकत बढ़ जाती है। तो बस ये एक्टिविटी के लिए अर्ज़ करनी थी कि अगर इसको कंटिन्यू करें तो थोड़े फ़िक्र जज्बे के साथ, थोड़े अदब के साथ कर लिया करें। दुरूद शरीफ पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया था होमवर्क। अच्छा, अब चूंकि बात अब थोड़ी मुश्किल की तरफ बढ़नी शुरू हो रही है आस्ता आस्ता, तो फिर से नसीहत, जब तक चैप्टर चल रहा है आप हर अगली क्लास में पिछली सारी क्यूमुलेटिव रिवीजन करके आया करें। जो क्लास में पढ़ा करें वो घर जाके पहले रिवाइज किया करें। जो क्लास वर्क क्वेश्चन होता है वो मैंने किया होता है, पहले आप वो क्वेश्चन खुद सॉल्व किया करें, याददाश्त की बेस पे ना किया करें, समझ के साथ किया करें। अगर वैल्यूज याद हैं ठीक है, याद थी लिख ली, लेकिन उनका रीजन बार बार अपने आप को दोहराया करें। वो स्टैंडर्ड टाइम एफिशिएंसी वाला फार्मूला क्यों लगाया था, ये बार बार अपने आप को उसकी वजह बताएं। जब क्लास वर्क कर लें उसके बाद होमवर्क किया करें, और बगैर सोल्यूशन देखे किया करें, पहले पूरा कर लिया करें फिर उसके बाद सोल्यूशन देखा करें। क्वेश्चन नंबर 7 से काफी मिलता जुलता था। क्वेश्चन नंबर 9 में
अभी एक प्रोडक्ट का डाटा दिया हुआ है, उस पर 1 यूनिट बनाने के लिए 12 किलो लगते हैं, 2 रुपए किलो का मटेरियल है, एवरेज लेबर रेट पर वर्कर 56 पर डे। तो हम तो पर आवर लिया करते थे, तो हमें चूंकि पर आवर चाहिए होता था और हाँ चाहिए भी पर आवर होगा, तो हम इसको पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कर लेंगे? डिवाइडेड बाय 8। लेकिन दिन में तो 24 घंटे होते हैं, नहीं तो एक दिन के उसको 56 मिलते हैं, तो उसको उसके काम के पैसे मिलते हैं ना। तो दिन में जितनी देर उससे काम लेना है, जितनी देर का वो मुलाजिम है, उसके पैसे मिलते हैं। तो वो 8 घंटे का मुलाजिम है, तो पर आवर के लिए इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7। एवरेज लेबर एफिशिएंसी, और ये सारा डाटा वो है जो अभी है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट ए हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ZL's बिजनेस प्लान फॉर द ईयर। ये अभी एग्जिस्टिंग के मुताबिक सारा कुछ है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट जो है वो 2.6 आवर्स है। वेरिएबल OAR, अच्छा जब हमने OAR पढ़ा था तो फिक्स्ड वेरिएबल अलग अलग नहीं किए थे। मुझे जिस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी ना, मैं तब उनको अलग करूंगा। मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जाके जरूरत पड़ेगी तब अलग करूंगा, उससे पहले OAR होता है। हाँ, यहां पर तोड़ना इसलिए पड़ गया क्योंकि वेरिएबल OAR की बेस और है, फिक्स OAR की और, तो ठीक है अलग अलग कर लेंगे। एनुअल प्रोडक्शन 25,000 यूनिट्स, ये अभी का डाटा है। सेम पैराग्राफ तकरीबन, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब भी हम यही करना चाह रहे हैं कि कन्वर्जन कॉस्ट हम किसी तरह कम कर लें। तो अब की बार मैनेजमेंट ने अपने वर्कर से पूछा है कि बताएं जी, मशवरे दें, और साथ ये इंसेंटिव भी दिया कि जिसका मशवरा एक्सेप्ट हुआ उस मशवरे से जो सेविंग्स होंगी 3 महीने के बराबर सेविंग्स, वो उसको इनाम में मिल जाएंगी। ये टेबल के नीचे वाले पैराग्राफ की सेकंड लाइन बताइए। मैंने इसकी अंग्रेजी पढ़ के, अगर अभी भी नहीं समझ किसी को आई तो पूछिए, मैं एक एक वर्ड ट्रांसलेट कर देता हूँ। हाँ जी, समझ आ गई वर्डिंग? पक्की बात है? नहीं यार है? इट हैज बीन अनाउंस्ड, इट हैज अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड अनाउंस किया है। कितना? इक्वल टू, अगर अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग प्लान पे चलें और लेबर कॉस्ट होती है लेट्स से 2 मिलियन, ये ऐसी मैंने फिगर बनाई, और अगर सजेशन एक्सेप्ट कर ली तो उस पे चल के रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट हुआ करेगी लेट्स से 16 लाख। तो उसकी सजेशन एक्सेप्ट होने से लेबर कॉस्ट में कितनी सेविंग्स होंगी? 4। और ये मैंने एनुअल लिखी है, तो पूरे साल में इतनी बचत होगी। 3 महीनों के बराबर जो अमाउंट निकलेगी, ये हम उसको इनाम दे देंगे। इट हैज अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड इक्वल टू 3 months सेविंग इन लेबर कॉस्ट हुज सजेशन वुड बी एक्सेप्टेड। अच्छा, उसकी सजेशन है क्या? सजेशन उसने ये दी थी कि आप हमें एक इलेक्ट्रिक कटर मंगवा दें, क्योंकि अभी कटिंग में टाइम ज़्यादा लगता होगा, तो उसने कहा होगा ये इलेक्ट्रिक कटर मिलता है 15,000 रुपये का, वो मंगवा दें, उससे टाइम बच जाया करेगा। तो मैनेजमेंट को ये आइडिया अच्छा लगा, और अब जब टाइम बच जाया करेगा तो मैनेजमेंट ने फिर स्टैंडर्ड टाइम भी कम कर दिया। ये है सवाल का डाटा। रिक्वायरमेंट ए के बताएं इस वर्कर को कितना इनाम मिलेगा, कैसे कैलकुलेट होगी ये फिगर? पहले हमें दोनों सिचुएशंस में टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर निकालनी पड़ेगी, उसको फिर 3/12 करना पड़ेगा डिफरेंस को। ये पार्ट ए का आंसर होगा। अब टोटल कैसे निकलेगी? पर आवर रेट 7 रुपए है, तो उसके लिए टोटल आवर्स चाहिए। टोटल आवर्स कैसे निकलेंगे? 25,000 यूनिट्स हैं, तो 25,000 यूनिट्स पे जैसे कल वाले सवाल में 40,000 यूनिट्स है, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया था और 42 से मल्टीप्लाई किया था। तो हमें फिर ये जानना पड़ेगा कि एक यूनिट बनाने में कितना आवर्स लगते हैं। लगेंगे या लगने चाहिए? लगेंगे। पैसे तो उतने के दे रहे ना जो टाइम लगेगा, तो हमें यहाँ पर वो एक्चुअल वाला टाइम लिखना पड़ेगा। रेट है 7 रुपए। अब ये टाइम हमें नहीं पता, तो कल बताया था हिंट के लेबर एफिशिएंसी दी है अगर, तो ये फिर हमें हिंट मिल रहा है। तो इस लेबर एफिशिएंसी वाले फार्मूले में अब हमें एफिशिएंसी पता, स्टैंडर्ड पता, हमें एफिशिएंसी पता है, एग्जिस्टिंग, स्टैंडर्ड पता है, और एक्चुअल ये नहीं पता है। ये पता है, ये पता है, एग्जिस्टिंग टाइम आ जाएगा, इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। और रिवाइज्ड के लिए हमें रिवाइज्ड एफिशिएंसी पता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड पता है, रिवाइज्ड टाइम निकल आएगा, वो यहां इस्तेमाल होगा। ये पार्ट ए है। अब इसमें आपने मजीद जो पूछना है पूछा है जी।
हमें आर्स निकालने हैं, आर्स, तो फिर रेट पर आर चाहिए ना। तो 56 पर आर है, पर डे है, उसको पर आर कैसे बनाएं? एक दिन में जितने घंटे काम कर रहा है उससे डिवाइड कर दें तो पर आर आ जाएगा। किस में सेविंग देखें जरा, वर्डिंग दोबारा पढ़ें। हाँ, तो वो कटर लेबर कॉस्ट थोड़ी, वो तो ओवरहेड है, वो तो सारी फैक्ट्री भी लेबर के लिए ही है, वो तो सारा मटेरियल भी लेबर के लिए आ रहा है। क्या कर रहे हैं लेबर? प्रोडक्शन, मटेरियल होगा तो प्रोडक्शन करेंगे ना, तो फिर तो मटेरियल भी उन्हीं के लिए है। फैक्ट्री की छत होगी तो प्रोडक्शन करेंगे ना, तो फिर तो वो भी उसी के लिए है। तो लिखा हुआ है ना लेबर। 3 मंथ्स सेविंग्स क्या? 3 मंथ्स सेविंग किस में? इन लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का मतलब लेबर कॉस्ट। कटर की डेप्रिसिएशन नहीं होगी, ये सारा एक ही साल का एक्सपेंस है। कितनी लाइफ दी है तो देखो ना। हाँ, तो 1 साल। जो कटर की कॉस्ट है क्या वो लेबर कॉस्ट है? पार्ट बी में आएगा ना, पार्ट ए में नहीं आएगा। पार्ट ए में सिर्फ लेबर कॉस्ट आएगी। जी जी जी, बताएं क्या करूं? बताएं ना करूं, बताएं ना क्या करूं? 65,000 एक साल के 65,000 है, तो पर डे क्या है? 65,000 आवर्स आ गए। आप इसको 360 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं 24 के हिसाब से नहीं आएंगे। इसका आंसर क्या बनेगा? 180.56। अच्छा चलें ठीक है, ये आवर्स पर डे निकला है, तो एक दिन में 180 घंटे होते हैं? नहीं होते ना, नहीं होते। ये जो 8 घंटे हैं, ये 100-200 लोग मिला के सब टोटल 8 घंटे काम कर रहे होंगे। ये एक बंदे के लिए है ना। कितने लोग हैं मिलके जो ये यूनिट्स बना रहे होंगे? नहीं पता। ये बात ठीक है आपकी कि टोटल आवर्स 360 से डिवाइड कर लें पर डे आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सोच है। लेकिन ये टोटल लोगों के सब मिला के उस दिन के घंटे आएंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं पता ना, तो फिर आंसर आपका वो 8 से टैली कर जाता। ये एक देखें, अगर टीम में 6 लोग हैं और एक दिन में 8 घंटे वर्किंग आवर्स हैं, तो 48 घंटे। टीम में 60 लोग हैं तो 480 घंटे। नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू एक बंदे की वर्किंग, ये होते हैं पूरी टीम के एक दिन के आवर्स। ये 180 है। लेकिन कितने लोग हैं ये नहीं पता ना, तो हम इस तरह से नहीं कर सकते। इसलिए हमें आवर्स से मल्टीप्लाई करने के लिए रुपीस पर आवर चाहिए, तो रुपीस पर आवर वो 7 रुपए है। पार्ट ए में बताएं, कुछ और पूछना है तो। अच्छा पूछना ज़ाहिर शर्म खाते ही हैं, इसीलिए मैं अपनी तरफ से जितना बता सकता हूं वो तो मैं बताता ही हूं। इसके अलावा भी अगर कुछ मसला होगा तो बेटा पूछेंगे तो पता चलेगा, पूछेंगे तो बताऊंगा, है जी। हम वर्कर्स को पैसे किन घंटों के लिए दे रहे होंगे? जितने पे वो काम करते हैं, जितनी देर, या जितनी देर उनको काम करना चाहिए, जितनी देर काम करते हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स की तो पेमेंट नहीं है ना, पेमेंट तो है जितना वो टाइम असल में लगाते हैं। तो इसलिए हमें ये वाली फिगर चाहिए थी। एफिशिएंसी 100% नहीं है दी हुई ना एफिशिएंसी, इससे ये तो कंफर्म है कि जितना टाइम लगना चाहिए लगा उससे ज्यादा रहे, तो पैसे उनको उस काम के मिलेंगे जितना वो टाइम लगा रहे हैं। तो वो इतना नहीं है स्टैंडर्ड जितना, तो वो कितना है वो निकालना पड़ेगा, उस पर लेबर कॉस्ट आएगी।
हाँ जी, और इस जी इस फॉर्मूले में जो एक्चुअल डाले ना मैंने पुट किया वैल्यू जी जी रिवाइज्ड, आपने रिवाइज में ऊपर ऊपर मैंने स्टैंडर्ड डिवाइस और मैंने था और नीचे मैंने नहीं एक्स क्यों है, मैं पता है रिवाइज स्टैंडर्ड कितना है। एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी कितनी है 0.65, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड कितना है, एग्जिस्टिंग टाइम कितना है, ये निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 4। अब रिवाइज्ड एफिशिएंसी कितनी है पॉइंट, रिवाइज स्टैंडर्ड कितना है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड 2.6 को 20% कम कर दिया, तो स्टैंडर्ड हमने कर दिया है रिवाइज। अब स्टैंडर्ड रिवाइज करके अगर आंसर ये आ रहा है तो अब वर्कर कितनी देर में रिवाइज काम किया करेंगे। 4 तो यहां तब लिखते अगर वर्कर ने अब भी 4 घंटे ही लगाने होते, लेकिन वर्कर का तो टाइम कम लग जाएगा, तभी तो सेविंग आनी है। और पूछें जल्दी, प्रोसेस कॉस्टिंग करानी है शुरू। सवाल किया किस किसने होमवर्क, दोबारा कितना है? ठीक है मैंने पहले पता नहीं इस बात का इजहार किया था नहीं किया था, चलिए मैं इजहार कर देता हूँ। ये मेरी पर्सनैलिटी का मसला हो सकता है, लेकिन मैं एज अ टीचर बहुत सेंसिटिव हूँ और मैं इस चीज़ को पर्सनल बदतमीज़ी लेता हूँ कि अगर मैंने कहा है होमवर्क करना है और आप नहीं कर रहे हैं तो मैं उसको पर्सनल बदतमीज़ी लेता हूँ। ये आप ऐसे ही है कि आपके अब्बा जी आपको कोई काम कह रहे हैं और आप जिस बात का दिल कर रहा है वो काम कर रहे हैं, जिस बात का दिल नहीं कर रहा वो काम नहीं कर रहे, तो ज़रा अब्बा जी को इस पिक्चर में रख के देखें तो ये बदतमीज़ी ही है। अगर सिर्फ ये फ़र्क है कि अब्बा जी पढ़ाई लगा देंगे तो फिर मैं तो अच्छा नहीं लगता आपको इस तरह पढ़ाई लगाता, तो इसलिए मैं इसको बहुत पर्सनल लेता हूँ। तो आपको जब कहा है होमवर्क करने को तो कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में और कोई सवाल, आखिरी कॉल। हाँ जी जी बस आखिरी है अभी। हाँ जी कैसे जी जी तो लेबर सिर्फ लिखनी होगी, हमने दोबारा कैलकुलेट तो नहीं करके दिखानी होगी। ठीक है कोई मसला नहीं, हाँ कोई मसला नहीं। पार्ट बी में सिर्फ इतना कहा हुआ था कि दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करें और बताएं टोटल सेविंग कितनी आएगी, और ये सेविंग उन्होंने अब की बार लेबर कॉस्ट की नहीं कही, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कही है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, डायरेक्ट लेबर भी होता है और एफओएच भी होता है, तो इसलिए पार्ट बी में सारे खर्चे लाने पड़े, और जो कटर है वो भी हमारा एक ओवरहेड ही होगा, तो अब की बार वो भी शायद काउंट हो जाएगा। जी बस यार ये सवाल बहुत है, अभी क्लास के बाद पूछ लेना। अच्छा लेबर वाले चैप्टर में से ना कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं वो याद कर लीजिएगा। मैंने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से भी कुछ थ्योरी वाली बातें बताई थी और मशवरा ये दिया था कि आप आईकैप की बुक से देख के उसको अपने रजिस्टर में कहीं किसी इकट्ठी जगह पर लिखना शुरू कर दें। एक तो लिखेंगे तो थोड़ा सा शायद याद हो जाए, और दूसरा आपको पता होगा कि जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो एक ही जगह कहाँ पर हैं, फिर फरवरी में एक दूसरे से पूछते नहीं फिर रहे होंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कुछ चीज़ें बताई थी, ओवरहेड में कुछ नहीं है, और लेबर में भी ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ही हैं। आईकैप की बुक में चैप्टर 4 है, हेडिंग 3 वेज इंसेंटिव प्लान्स। ये कोई 3-4-5 सफ़े पे फैला हुआ टॉपिक है, लेकिन इसमें से आपको
4-5 लाइनें नजर आ जाएंगी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो बस एडवांटेज डिसएडवांटेज करने हैं जी। यार पेज तक तो पहुंच ही जाना है यार। आई आपकी बुक सॉफ्ट कॉपी ही मिलेगी, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। आप उसको डाउनलोड करके, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ जनाब, पेज नंबर भी बता देता हूँ आपको, है जी। पेज 101, ये क्या है? आई कैप की बुक, पेपर कैप 3, आई कैप की बुक है, पेज 101, चैप्टर 4, हेडिंग है 3 वेज इंसेंटिव प्लान्स। इसमें हैं तो को 5-6 पेजेस, 1 2 3 4 5 पेजेस हैं, लेकिन ये सारे नहीं करने, ये तो चीज़ें समझाई हुई हैं और एग्जाम्पल सॉल्व की हुई हैं। इनमें से आपने ना ये जो सारे सिस्टम थे, बोनस हो गया, हाई डे रेट सिस्टम हो गया, इनके बस एडवांटेज डिसएडवांटेज ही करने हैं जी। आई कैप की वेबसाइट पे ऑनलाइन बुक्स, कभी अपने आप CRN से लॉगिन करें तो उसमें स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में स्टडी रिसोर्सेज में आप सब्जेक्ट अपने पेपर से क्लिक करेंगे तो उसमें कैप 3 लिखा आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें ऑनलाइन बुक्स लिखा नजर आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आगे एक बुक मिल जाएगी, उसके आगे PDF का निशान बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगा। इस चैप्टर में से एडवांटेज डिसएडवांटेज करने हैं बस। प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर कर रहा हूं इस टॉपिक को। ये अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली कैलकुलेशंस की तरफ चला गया मामला, मटेरियल लेबर ओवरहेड हो गया, अब आगे बढ़ रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें कैलकुलेशंस हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता बुनता जाऊंगा पूरे टॉपिक को। बस चलते रहिएगा साथ साथ। और फिर से दरख्वास्त कर रहा हूं कि जब तक एक टॉपिक चल रहा है उसके सारे लेक्चर्स रिवाइज करके आया करें अगले दिन। एक तो इसमें मैं मेहनत इस बात पे करूंगा कि आपको बहुत सारी कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, जिनमें जो सबसे मशहूर कैलकुलेशन होगी वो होगी कॉस्ट पर यूनिट। एक तो हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड, फिर जब ये कैलकुलेशन सीख लेंगे तो फिर आपको इसकी डेबिट क्रेडिट सिखाऊंगा और जो रेलिवेंट हैं उनके टी अकाउंट्स बताऊंगा। और यही सारी मेहनत, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, यही मेहनत एक और शक्ल में एक और तरह से इस्तेमाल होगी, वो है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, ये इससे मुश्किल थोड़ा सा एरिया है, ये इससे मुश्किल है। तो आई के अपने इसको 12 चैप्टर 8 और 7 बांटा हुआ है, तो मैं चूंकि पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो मैंने 7-8 कह दिया। तो ये 3 टुकड़े करके ये चैप्टर सिखाने लगा। क्या जी? लेबर का कितना कोमल दखल, मटेरियल, ओवरहेड्स, लेबर, ये तीनों हैं इसके अंदर। लेकिन वो उस तरह की कैलकुलेशन नहीं है बोनस वगैरह, सिंपल सी लेबर की सिंपल, क्योंकि इस चैप्टर के अपने मसले हैं ना तो वो लेबर और मटेरियल के मसलों में नहीं उलझाया होगा। लेकिन हाँ, वो जो नॉलेज इस्तेमाल के पीछे सीखा है, जैसे अप्लाइड एफर्ट्स यहाँ लिया करेंगे तो पिछला नॉलेज होगा इस्तेमाल। पहले करते हैं ये कैलकुलेशंस। और इसमें ना मेनली मैं आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना सिखाऊंगा। हाँ, उसके अलावा भी कुछ कैलकुलेशन होंगी, लेकिन उन सबका मेन जो पर्पस होगा या उनका जो मेन इंग्रेडिएंट होगा वो कॉस्ट पर यूनिट होगी। यानी हम लोग कुछ वर्किंग सीखेंगे जिनसे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होगी, या कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देखेंगे जिनके कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी तो वो स्टेटमेंट्स बनेगी। तो मेन काम कॉस्ट पर यूनिट सीखना है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन या इसका स्कोप, इसका मकसद समझ लें। प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, अगर टी अकाउंट की बात करें तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, जो कल बताया था, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, रॉ मटेरियल है
वो खरीद के स्टोर में आएगा और वहां से वो इस प्रोडक्शन प्रोसेस में इशू हो जाएगा। और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मिसाल के तौर पे चमड़े के ग्लव्स बना लेते हैं, जैकेट्स बना लें यार, चले जैकेट्स बना लें। तो रॉ मटेरियल हो गया लेदर। अब ये जैकेट बनने तक मुख्तलिफ तरह की मशीनों से गुजरेगा। ना आपकी लेदर जैकेट की फैक्ट्री है ना मेरी है, इसलिए ना मुझे पता ना आपको पता, एम ही बना लेते हैं। एक होगा कटिंग डिपार्टमेंट, फिर चले जाते हैं स्टिचिंग में, और बस 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 फिनिश है, बस बन गई जैकेट, बन गई। नहीं बस बस। अब ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, और ये कॉन्सेप्चुअली वो पीडीज की बात है, पीडीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का आउटपुट अगले डिपार्टमेंट का इनपुट है, फिर यहां से यहां पहुंचा और यहां से फिर ये फिनिश्ड गुड्स बन गई, जैकेट्स बना लेते हैं। इस मटेरियल से जैकेट बनने तक का जो सफर है, इस सब में जो जो खर्चे आ रहे हैं वो कौन से खर्चे आ रहे हैं? डायरेक्ट लेबर, इनको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। और इसकी कन्वर्जन कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, एक डायरेक्ट लेबर और एक एफर्ट। बिजनेस के लिए ये जानना है जरूरी कि प्रोडक्ट का एक यूनिट कितना कॉस्ट करता है, बिल्कुल जरूरी है जानना, यही तो सारी कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू हुई है। तो इसकी मिसाल ले लेते हैं कि ये जैकेट जो बिजनेस बेचता है, ये जैकेट इसको कॉस्ट करती है 3500 रुपए की। एक जैकेट के लिए जो लेदर लगता है वो लेट से 1600 रुपए का। तो फिर ये 1600 से 3500 तक कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आ रही है? 1900। चूंकि डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं और बिजनेस कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहेगा कि उसको पता चले कि किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना काम हो रहा है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट कॉस्ट में कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे मिसाल है कि जब ये चमड़ा पहला प्रोसेस पार कर गया, एएफसी पास हो गया, जब पहला प्रोसेस पार कर गया तो इसमें अब तक की जो कॉस्ट बन चुकी हुई थी वो बन चुकी हुई थी 2800। जब ये चमड़ा पहला प्रोसेस आउट किया, मतलब पहला प्रोसेस कंप्लीट करके आगे चला गया, अब तक इस आधे अधूरे जैकेट की जो कटे हुए पीसेस हैं इनफैक्ट, उनकी कितनी टोटल कॉस्ट इनकर हो चुकी है पर यूनिट? सॉरी 28, जिसमें और बाकी 1200 कन्वर्जन। फिर जब ये दूसरा प्रोसेस भी पार कर चुका होगा तो इसकी कॉस्ट बन गई होगी लेट से 3400। दूसरे डिपार्टमेंट में 34 खर्च हुआ है? नहीं, ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे चल रहा है। हम देखना ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होता जा रहा था, एक एक पड़ाव पूरा होने तक उसकी कॉस्ट कितनी बन चुकी होती। ये जो 2800 है, 3400 है और फाइनली ये 3500 है, ये कैलकुलेट करना सीखने लगे कि जब एक प्रोसेस पार कर चुका होगा उस वक्त तक उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या बन चुकी होगी। तो हमने इस चैप्टर में जो कैलकुलेशन सीखनी है कि 2800 और 3400 निकालना सीखना। नोट करना है बेशक जरूर करें, लेकिन ये कंफ्यूजन जो बताया ये जरूर नोट करें कि हम करने क्या लगे। हम ये 2800, 3400, 3500 हम ये कैलकुलेट करना सीखने लगे कि वो जो मटेरियल चला था वो जैसे जैसे एक एक प्रोसेस पार करता गया उस कॉस्ट में उसमें कॉस्ट शामिल होती गई। तो एक प्रोसेस पार करने तक वो कॉस्ट कितनी बन चुकी हुई है, अगला प्रोसेस पार कर लिया अब वो कॉस्ट कितनी बन चुकी हुई है, अगला प्रोसेस पार कर लिया अब वो कॉस्ट कितनी बन चुकी हुई है, ये कैलकुलेट करनी है हमें।
हाँ हाँ, मतलब हर खर्चे में नई तरह का, यहाँ की लेबर और होगी, यहाँ की और होगी। अब वो सारे खर्चे ऐड होते जा रहे हैं ना। जैसे इस डिपार्टमेंट का जो आउटपुट था वो इसका इनपुट था, वो अब तक कितनी कॉस्ट लगवा चुका था फिर जब यहाँ आया 2800। अब इसमें मजीद 600 खर्च हुआ, तो हर डिपार्टमेंट में लेबर कन्वर्जन लग रही है। क्या जी? हाँ नहीं, कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट नहीं होती है, कन्वर्जन कॉस्ट होती ही लेबर और एफओएच है। इसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते ही इसलिए हैं कि मटेरियल जब हमने खरीद लिया, अब हमारे पास मटेरियल है, उस मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना खर्चा लगेगा, उसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, यानी लेबर और एफओएच बस। इनडायरेक्ट मटेरियल ये क्या वर्क इन प्रोसेस में डेबिट क्या किया था कल? डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट एफओएच के रास्ते से आया था, तो इनडायरेक्ट मटेरियल इसमें शामिल है। वो भी पढ़ेंगे हम आगे चल के, ये भी पढ़ेंगे कि इस डिपार्टमेंट में एक और तरह का मटेरियल ऐड हो रहा होगा, पढ़ेंगे। बड़ी वैरायटी है इसमें, बहुत वैरायटी है। क्या जी? क्या क्या क्या? हाँ जी 1600 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस 1200 लेबर ओवरहेड, तो ये 2800 बना है। क्या जी? क्या फर्क पड़ता है? नहीं ये मतलब तगड़ा क्वेश्चन है ये। टॉपिक है यार, इसका सवाल करने हैं। रेवेन्यू आसान था मुश्किल था? वो लेवल 1 था, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? टॉपिक है, पढ़ना है, करना तो है। अगर ये नोट कर रहे हैं तो वो जो कंक्लूजन बताया वो भी नोट करें कि हम करने क्या लगे। मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये जो कैलकुलेशन सिखानी है वो यही पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखानी है कि जब वर्क इन प्रोसेस, देखिए जब मटेरियल प्रोसेस में इन हो गया है ना, तो अब वो चीज वर्क इन प्रोसेस है। जैसे ही कोई वर्क इन प्रोसेस कोई प्रोसेस पार करेगा, उस वक्त तक उसकी कॉस्ट क्या हो चुकी हुई है। जैसे बेशक आप फर्स्ट अटेम्प्टर हो, अगर आपके अब्बा जी हिसाब रख रहे हैं कि इस पे जो पैसे लगते जा रहे हैं, एएफसी पास करने तक इतने पैसे लग चुके हैं पर बच्चा, फिर कैफ पास कर लिया, अब एएफसी कैफ मिला के कैफ से पास करने तक इतने पैसे लग चुके हैं, फिर सीफैप, फिर एमएसए। जी हाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, हर डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, तभी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इसमें मैंने सर्विस डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाया भाई? मैं आपको सिर्फ प्रोसेस सिखा रहा हूं, प्रोसेस वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गुजरेगा। सर्विस डिपार्टमेंट किधर गया? वो ये है जी, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट पर यूनिट नहीं फाइन कर रहे। रॉ मटेरियल ने जो अपना सफर शुरू किया, जैसे कराची से किसी ने लाहौर पहुंचना है, कन्वेंस बदल के कराची से सफर शुरू किया है। अब जब कराची से वो लेट से सक्खर तक पहुंचा है, उस वक्त तक उसका खर्चा लग चुका है लेट से 1500 रुपए। अब वो वहां सक्खर से अगला सफर शुरू किया, मुल्तान तक पहुंचा है, अब उसका मुल्तान तक मजीद खर्चा हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम कराची, अब मुल्तान तक टोटल खर्चा कितना हो चुका हुआ? तो अब उससे आगे मुल्तान से तीसरा सफर फिर शुरू किया है, लाहौर तक टोटल खर्चा कितना हो चुका हो? ये 2800, 3400, 3500 चल रहा है। क्या जी? मुझे बात नहीं समझ आई आपकी। हाँ नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1600 रुपए का मतलब है हमने मटेरियल 1600 रुपए का खरीदा, प्रोसेस में डाल दिया, ये मटेरियल कॉस्ट इनकर हो गई। अब उस मटेरियल को फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने में मजदूरों ने भी काम करना है, ओवरहेड भी लगने हैं। ये सारे खर्चे क्यों हो रहे हैं? ताकि वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में, तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए खर्चा कन्वर्जन कॉस्ट है, वो लेबर है और एफओएच है। ये 2800 क्या है? क्या उसमें ये 1100 नहीं, 1600 नहीं शामिल है। 1600 रुपए का मटेरियल प्रोसेस में इन किया, अब तक कितनी कॉस्ट आ चुकी है? दोबारा 1600 रुपए का मटेरियल प्रोसेस में इन हो गया, जस्ट बस अभी तक कितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी?
1200 रुपए की कन्वर्जन और आ गई, अब 2800, ये वो 2800। यस सर। इनपुट आउटपुट, एक डिपार्टमेंट का इनपुट है और फिर उससे जो आउट हो रहा है वो आउटपुट है। इस डिपार्टमेंट में और इन डिपार्टमेंट्स में एक मेन फर्क ये है कि इस डिपार्टमेंट का इनपुट रॉ मटेरियल, जबकि इन डिपार्टमेंट का इनपुट पिछले डिपार्टमेंट का आउटपुट। थोड़ा सा कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये वाला पोर्शन जो सिखाने लगा हूं, पहले सारी चीजें मैं फर्स्ट डिपार्टमेंट की सिखाऊंगा, फिर उसके बाद सब्सीक्वेंट प्रोसेस पे जाऊंगा। तो अभी हम जो कुछ भी करने लगे हैं वो सारा का सारा काम हम फर्स्ट प्रोसेस का करने लगे। प्रोसेस भी वर्ड ठीक है, डिपार्टमेंट भी वर्ड ठीक है। बाकी फिर जब सब्सिक्वेंट प्रोसेस आएगा तो वो हेडिंग बना दूंगा। अभी तक हम जो कुछ करने लगे हैं आपसे ऑनवर्ड वो पहला प्रोसेस है। प्रोसेस डिपार्टमेंट एक ही बात है। हम यहां जो भी कैलकुलेशन सीखने लगे ना उनमें मेन तो है कॉस्ट पर यूनिट, यानी ये 2800 और 3400 मेन तो ये है। इसके लिए हमें कोई डाटा चाहिए होगा, जैसे मिसाल के तौर पे अगर फोटोकॉपियर है और उसने ये देखना है कि मुझे एक कॉपी करना कितना कॉस्ट करता है, ताकि वो उस कॉपी की कीमत रख सके, प्राइस रख सके, तो वो पर पेज कॉस्ट कैसे निकालेगा? टोटल खर्चों को टोटल कॉपी से डिवाइड करेगा। बिल्कुल ठीक है। कितने अरसे का खर्चा, कितने अरसे की कॉपी? ये उसकी मर्जी है कि वो अपनी ये कैलकुलेशन किस पीरियड के हिसाब से करना चाहता है, लेकिन ये बात तय है कि ये वो कैलकुलेशन हर पेज के हिसाब से अलग नहीं कर सकता कि ये जो पेज मैं खरीद के लाया, फिर ये पेज यहाँ आया, फिर वहां से वहां गया, फिर इस पे इतनी बिजली लगी, फिर इतना पानी लगा, फिर इतनी गैस लगी, इतने मार्कर लगे, फिर मशीन से होता 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 है कॉपी बन के आगे निकल गया। ये नहीं कर सकता कैलकुलेशन। उसको यकीनन एक पीरियड को सामने रख के उसके डाटा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर 1 महीना, अब उस 1 महीने को सामने रखते हुए उस 1 महीने के डाटा से पर कॉपी कॉस्ट कैसे निकालेगा? उस महीने में टोटल किया गया खर्चा डिवाइडेड बाय अच्छा, अब बात तो सिंपल सी है, लेकिन सवालों में ना चल के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बार बार मौका मिलेगा करता रहूंगा। अगर पूरे महीने में उसने कैलकुलेशन की कि पूरे महीने में मेरा खर्चा जो है वो 4 लाख रुपए है और मैं पूरे महीने में लेट्स से 1 लाख कॉपीज कर रहा हूं, नहीं वो तो कर ही लेंगे, 1 लाख कॉपीज की हैं, तो 1 महीने में 1 लाख कॉपीज की हैं, ये उसका डाटा है। क्या इसका मतलब ये है कि 1 महीने के शुरू में 1 लाख पेजेस मशीन के अंदर डाले थे, पूरा महीना वो आहिस्ता 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 मशीन से गुजरते रहे और इधर महीना खत्म हुआ उधर 1 लाख पेजेस बाहर आ गए? नहीं। अगर एक समोसे वाला कह रहा है कि मैंने 1 हफ्ते के अंदर 4000 समोसे तले हैं, 1 हफ्ते में 4000 समोसे तले हैं, तो इसका मतलब है कि उस हफ्ते के शुरू में 4000 समोसे कढ़ाई में डले, पूरा हफ्ता वो तलते रहे और फिर हफ्ते के बाद 4000 बाहर निकाल ली। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उस पीरियड का टोटल है। हुआ ये होगा कि 5 समोसे कढ़ाई में डले होंगे, 5 मिनट बाद निकाल लिए होंगे, फिर और 5 समोसे डले होंगे, करते करते टोटल जो है वो 4000 है। तो अगर किसी 1 महीने का डाटा कुछ इस तरह का है कि फॉर मंथ ऑफ अप्रैल लेट से टोटल खर्चा आया है 8 लाख रुपए और इस टोटल महीने के अंदर 40,000 यूनिट्स बने हैं, तो इसका मतलब है कि 40 के 40,000 यूनिट्स महीने के शुरू में इस डिपार्टमेंट में डले थे, मशीनों के अंदर वो पूरा महीना पड़े रहे, महीना खत्म हुआ, मशीन का ढक्कन उड़ाया तो 40,000 यूनिट्स बाहर आ गए। जो प्रोसेस चलने की ड्यूरेशन है हो सकता है वो 2-4 घंटे की हो। अब ये 2-4 घंटे की ड्यूरेशन में ये बार बार यूनिट्स बने होंगे, तो टोटल फॉर द मंथ ये रिजल्ट है। अगर एक कॉलेज कह रहा है कि पिछले 5 साल के अंदर हमने 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो इसका मतलब है कि पहले दिन 50,000 स्टूडेंट्स आए थे, पूरा 5 साल वहीं कमरे में रहे, पूरा 5 साल पढ़ते रहे और फिर 50,000 स्टूडेंट्स इकट्ठे बाहर निकले। तो
ऐसा नहीं है ना, बस ये बात सिंपल सी है, लेकिन आगे चल के आपको अजीब अजीब किस्म की कंफ्यूजन शुरू हो जाएंगी। तो मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा कि आपने कहा था सिंपल सी बात है। जो हम कैलकुलेशंस करने लगे हैं उसके लिए हमें कोई डाटा चाहिए होगा जिससे हम पर यूनिट बनाएंगे। तो वो डाटा हम एक पीरियड की, लेट्स से 1 महीना, उसकी टोटल एक्टिविटी ले रहे होंगे। हम लोग अपनी पर यूनिट कैलकुलेशंस के अंदर जो डाटा ले रहे होंगे वो किसी 1 महीने की टोटल एक्टिविटी होगी। मिसाल के तौर पे अगर टोटल एक्टिविटी ये है कि 40,000 यूनिट्स इनपुट हुए थे, 500 यूनिट्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हैं। क्या मतलब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस? अभी कब तो 39,500 आउट हो गए। नहीं, फिनिश गुड जरूरी नहीं है, आउटपुट है। क्या इस डाटा का यह मतलब है कि 40,000 यूनिट्स महीने के शुरू में इन हुए थे, पूरा महीना यूनिट्स पड़े रहे, फिर महीने के बाद मशीन से बाहर निकाले तो ये अभी भी पड़े रह गए पूरा महीना और इतने बाहर आ गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक साइकिल हो सकता है 4 घंटे का। यूनिट्स मशीन में इन हुए, प्रोसेस हुए, आउट हो गए। जैसे कटिंग है, कटिंग मशीन होगी, एक तरफ से शीट्स एंटर हो रही होंगी, 5, 7, 10 मिनट में हो सकता है कट के बाहर चली जाए। तो ये जो प्रोसेस की ड्यूरेशन है 2, 4, 5 घंटे, 10 मिनट हो सकती है। ये डाटा बस वैसे ही टोटल एक्टिविटी फॉर द मंथ है। अगर ये प्रोसेस ड्यूरेशन 4 घंटे है तो ये जो 500 क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है ये क्या है? जो अभी 30 जून रात को 12 बजे जिनके भी 4 घंटे पूरे नहीं हुए थे, वो अभी घंटे 2 घंटे पहले मशीन में आए होंगे, तो वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है। और अगले ही लम्हे वो अगले महीने के ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस बन जाएंगे। ये मुझे बड़ी जरूरी थी चीजें बतानी, आहिस्ता आहिस्ता मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा क्योंकि ये अजीब अजीब किस्म की फजूल कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। तो हम जो भी कॉस्ट कैलकुलेशंस करने लगे हैं उसके लिए जो हम डाटा लेने लगे हैं वो पूरे पीरियड का, यानी महीने की टोटल एक्टिविटी है। ये सब इकट्ठे मशीन में आके इकट्ठे आउट हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात समझ आई है? बस इससे पहले के दिमाग से निकले कुछ 2-3 जुमले लिख लें अपने लिए। पहले लिख लें तो फिर इसका तो कुछ समझ नहीं आई जो मैं बता रहा था। बस जो आई है वो लिख लो। एक दफा और बताऊंगा। हम लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए जो डाटा यूज करना है वो फॉर अ पीरियड, फॉर एग्जांपल मंथ की टोटल एक्टिविटी होगी। वो उस पूरे महीने की टोटल एक्टिविटी होगी, टोटल कॉस्ट, टोटल इनपुट, टोटल आउटपुट। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जो टोटल इनपुट है वो महीने के शुरू में सब इकट्ठे इन हुए थे, पूरा महीना मशीनों में रहे और सब इकट्ठे आउट हो गए। ये मतलब नहीं होगा इस बात का। अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ ना लिखें, जब जब रस्ते में आया करेंगे दोबारा बता दिया करूंगा। चले, कुछ ना कुछ लिख लिया होगा। इतना तो आपको मैथमेटिक्स पता है कि अगर हमने कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर टोटल कॉस्ट और डिनोमिनेटर में
और भी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं कॉस्ट पर यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूं। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट करते हैं, इसमें फिर आगे मिसाइल बढ़ते जाएंगे। अच्छा, हमने कॉस्ट पर यूनिट किसकी कैलकुलेट करनी है, आउटपुट की कि इनपुट की? आउटपुट की। जो उस प्रोसेस से आउट हो रहा है, हमने देखना है कि वो कितना पर यूनिट कॉस्ट लेके जा रहा है आगे, तो हमने पर यूनिट ऑफ आउटपुट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इसमें मुख्तलिफ मसले आएंगे, मैं एक एक स्टेप करके मसले बता रहा हूँ, बड़ी वैरायटी है इसमें। तो वैरायटी नंबर 1, ये है क्या? यानी इस महीने में जो यूनिट्स इनपुट हुए थे वही कामयाबी के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके वो आउट भी हो गए, ना कोई लॉस हुआ, ना अभी तक कोई मशीनों में। ये सादा तरीन केस है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, ये सादा तरीन केस। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। फर्स्ट प्रोसेस को सामने रखते हुए पर यूनिट ऑफ आउटपुट कॉस्ट कैलकुलेट करने लगे। और सिंपलेस्ट वैरायटी ये है कि इनपुट जितना हुआ वो सारा आउटपुट हो गया, ना ईयर एंड पे कुछ मशीनों में बाकी है, ना ईयर स्टार्ट पे कुछ मशीनों में था, और जितने इन हुए वो सारे कामयाबी से आउटपुट हो गए, जाया कोई नहीं हुए। क्या जी? हाँ, क्या कह रहे हैं? अभी और भी वैरायटी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता लाऊंगा ना। लॉसेज, वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो ये कोई 4-5 वैरायटियों में जाके चीज पूरी करूंगा। यानी ये मतलब है इस बात का, कॉस्ट पर यूनिट फार्मूले होंगे बहुत सारे, वर्किंग्स होगी बहुत सारी, प्रैक्टिस बहुत सारी कराऊंगा तो वो याद होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन फिर भी बार बार फार्मूले लिखता जाऊंगा। अच्छा, जो फार्मूले अभी लिख रहा हूँ वो हो सकता है बाद में आहिस्ता आहिस्ता अमेंड भी हो रहे हूँ, लेकिन मैं हर स्टेज पे आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूँ। अभी मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट फार्मूला सामने लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर टोटल कॉस्ट, और कॉस्ट को मैं 2 हिस्सों में नाम बांट रहा हूँ। एक मैं कह देता हूँ टोटल मटेरियल कॉस्ट, और एक ले लेते हैं टोटल कन्वर्जन कॉस्ट, क्योंकि इस चैप्टर में ना ज्यादा चांस ये है कि कन्वर्जन इकट्ठी ही रहेगी, इसलिए कन्वर्जन का वर्ड बार बार यूज हो रहा होगा। डिवाइडेड बाय आउटपुट। इसके सवाल की जरूरत? लिखें सवाल, लिखें। Following data relates to process 1. Following data relates to process 1 for the month of May. Following data relates to process पहला for the month of May. Direct material cost. मई का महीना, मई। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 240,000, डायरेक्ट मटेरियल 240,000, 2,40,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 120,000। FOH
80,000 80,000। इनपुट आउटपुट दोनों, यानी इनपुट इक्वल टू आउटपुट इक्वल टू 20,000 यूनिट्स। इनपुट आउटपुट दोनों 20,000 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट बता दें। हाँ जी 22 निकालने में किसी को मसला है मसला नहीं? ट्वेंटी 22 बस। 22 में किसी को मुश्किल अगर है तो मर जाके। लो भाई आगे लॉस आगे। अब इसमें लॉसेस भी आ गए, यानी जितना इन हो रहा है कुछ जाया हो जाते हैं, बाकी बचे कुछ आउटपुट होते हैं। अच्छा इसमें आगे मजीद 3 छोटी छोटी वैरायटी हैं, उसको मैं 2.1 कह देता हूं, लिखता हूं अभी यहां लिखता हूं। अगर एक प्रोसेस में 100 kg एक केमिकल यूज होता है, रॉ मटेरियल, और इससे जो आउटपुट होता है वो 95 kg आउटपुट होता है। 5 kg जो है वो इवेपोरेट हो गया या खराब हो गया, सड़ गया, 5 kg जो है वो लॉस हो जाता है। जो आप लोगों को इन्वेंट्री के चैप्टर में या कोई कॉन्सेप्ट नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का है वो फिलहाल वहीं पीछे छोड़ दे। यहां पर नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ डिफरेंट है, तो वो जो नॉर्मल एबनॉर्मल यहां इस्तेमाल करूंगा वो इसी चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में ही समझिएगा। अब इस 95 kg आउटपुट के लिए 100 kg इन करना पड़ता है, और ये जो kg होता है ये मिलता है 50 रुपए पर kg। फिर इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट भी हुआ करती है, लेट्स से 25,000। अगर इस 95 kg की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो ये देखना पड़ेगा कि ये 5 किलो क्यों ज़ाया हो गए। क्या इस प्रोसेस का नेचर ही ऐसा है कि ज़ाया होने चाहिए थे, या अपनी किसी और गलती की वजह से अभी एबनॉर्मल नॉर्मल नहीं है। ये जो 5 kg है, ये जो ज़ाया हुआ है, इस पे देखना पड़ेगा कि ज़ाया क्या होता ही है या नहीं होना चाहिए था। पता ये चला कि जी होता है ज़ाया, और 10% ही होता, सॉरी 5% ही ज़ाया होता है हर दफ़ा। मैनेजमेंट ने इसके हवाले से एक स्टैंडर्ड बना लिया कि हमें जब भी ये वाली चीज़ आउटपुट चाहिए होगी 5% लॉस होगा ही होगा। ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया क्योंकि नॉर्मली होता था, इसकी नेचर ही ऐसी है। तो अब हमें अगर 95 kg बनाना होगा तो 95 नहीं इन करेंगे, 100 इन करेंगे। ये इस प्रोसेस की नेचर ही इस तरह की है। तो फिर इस 95 kg को बनाने के लिए जो मटेरियल कॉस्ट लगानी पड़ेगी वो 95 kg इंटू 50 रुपए 100 के, क्योंकि कॉस्ट पूरी इनकर होगी तो फिर जाके 95 kg बनेंगे। तो 95 kg बनाने के लिए हमें यही इनकर करनी पड़ेगी। ये हमें प्रोसेस की नेचर से पता चल गया, तो फिर इससे फैसला ये कर दिया, इसका मतलब हर दफा 5% लॉस हुआ करेगा। इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस। नॉर्मल लॉस का वर्ड भी सही है, एक्सपेक्टेड लॉस का वर्ड भी सही है। इस सूरत में पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए 30,000 को डिवाइड करना होगा 95 से। इस 5,000 में उस 5 किलो की कॉस्ट भी तो शामिल है।
तो वो इस पे क्यों डिवाइड हो? क्योंकि वो इन्हीं के लिए, उन 5 की कुर्बानी इनके लिए थी। वो खराब होने थे तो 95 बनने थे। देखें, 95 बनाने के लिए 100 इन करेंगे तो 95 बनेंगे, अगर 95 इन करेंगे तो 95 नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमें इन्हीं 95 के लिए ही ये 5000 खर्च करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल लॉस पे होने वाला खर्चा है वो इन्हीं पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2.1 ये है। हाँ, एक बात और, ये जो हम सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं ये गुजरे हुए पीरियड की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, क्योंकि यूनिट्स इतने बने, इतना खर्चा हुआ, तो ये गुजरे हुए पीरियड की कैलकुलेशन है। एक्सपेक्टेड लॉस क्या था? जो हमने शुरू में ही तय कर लिया होगा कि इतना होगा, इसी को एक्सपेक्टेड, इसी को नॉर्मल कहते हैं। 2.1 वैरायटी ये है। दूसरा नाम भी लिख लें इसका जो मैंने बताया। नॉर्मल लॉस को क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड लॉस। तो इस सूरत में कॉस्ट पूरी लेनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर में आउटपुट आएंगे। अच्छा, ये जो 5 किलो ज़ाया हो रहे हैं वो इन्हीं के लिए ही कुर्बान हो रहे हैं, तो उनका खर्चा भी इन्हीं की कॉस्ट है। और अगर वो 5 सड़ के, जो भी खराब था उसको खरेच के जो भी चीज़ स्क्रैप बनी, वो बहरहाल को 5 को 250-300 की बिक गई, तो उसको इधर इनकम बना लें। जब उनका खर्चा इसको चार्ज हो रहा है तो उससे आने वाला पैसा इसी में ऐड हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। तो अब इस सिनेरियो में कॉस्ट पर यूनिट बन गई टोटल मटेरियल कॉस्ट प्लस टोटल कन्वर्जन कॉस्ट माइनस, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं, रिकवरी वैल्यू भी कह सकते हैं, ऑफ नॉर्मल लॉस। वो 5 किलो अगर 250 रुपए के बिक जाएंगे तो 5000 प्लस 25,000 माइनस 250, और डिनोमिनेटर आउटपुट। जी आउटपुट कहीं इसको रहे जो आउटपुट। चले बस काफी है। रिकवरी वैल्यू, ये स्क्रैप वैल्यू रिकवरी वैल्यू एक ही बात है। नॉर्मल लॉस जितने का बेचा ये वो है। क्या क्या? जी जी जी। कोई आखिरी बात याद हो तो? खाने पीने वाली चीज, हाँ जी ठीक। एक कोर्ट, अदालत, हाँ जी इजाजत हो तो, एक अदालत की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, काबिलियत की दलील क्या है, उसका कैसे साबित होगा? इंसाफ। अच्छा, अगर एक शख्स ने किसी दूसरे के कोई पैसे हत्या लिए, ज़मीन हत्या ली, तो अब इंसाफ, जिसने जुर्म किया उसकी सज़ा तो चलो है ही है, वापसी भी। अगर कोई अदालत ये कह रही है कि यार वो तगड़ी पार्टी है, देखो मुकमुका कर लो कुछ, तो फिर ये अदालत फारिग है, फिर इससे बड़ी अदालत पे जाना पड़ेगा। और अगर वहां भी इंसाफ नहीं मिला तो फिर सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी अथॉरिटी फिर वो होनी चाहिए जहां से कंफर्म इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ में जुर्म करने वाले की सजा भी शामिल है, और जो चीज छीनी ली गई है वो वापसी भी है। अच्छा, अगर कोई जमीन किसी की जबरदस्ती हत्याई थी और जिसने कब्जा किया था उसने वो जमीन नहीं, बल्कि जमीन तो वहीं मौजूद होगी,
कोई कंज्यूमेबल आइटम है, कोई कंज्यूमेबल आइटम चुराई थी, अब वो कंज्यूम कर ली और अब अदालत ने इंसाफ करना है, तो वो चीज़ तो वापस हो नहीं सकती, कंज्यूमेबल थी वो तो फिर उसके पैसे देगा, क्योंकि वो चीज़ तो अब कंज्यूम हो चुकी हुई है, तो फिर उसके पैसे पे करेगा। और कितने पैसे पे करेगा इसका फैसला कौन करेगा? अदालत फैसला करेगी, अदालत फैसला करेगी। सीरियस बात कर रहा हूँ मैं। वो चीज़ ही वापस कर देता, लेकिन चूंकि वो अब नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू के बराबर पैसे वापस करने पड़ेंगे। और अगर उस शख्स के पास पैसे भी नहीं है, उसकी जायदाद कब्ज करके फिर वो बेचेंगे, फिर उसके पैसे, यानी जिसने डेट सेटल करना है, इंसाफ करने वाला, उससे किसी भी तरह रिकवरी करेगा जो भी उसके पास होगा। बुखारी 6534, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने किसी भाई पर जुल्म किया हो तो उसे चाहिए कि इससे दुनिया में माफ़ करवा ले। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह ने दुनिया के अंदर इंसाफ की गारंटी नहीं दी हुई है, दुनिया में अल्लाह ने इंसाफ करना भी नहीं है। दुनिया में इंसाफ करने के लिए इंसानों को छोड़ा हुआ है, जो कर लेंगे कामयाब हो जाएंगे, नहीं कर रहे होंगे नाकाम हो जाएंगे। अल्टीमेट इंसाफ होना है वो क़यामत वाले दिन होना है, क्योंकि वहाँ दिरहम और दिनार ना होंगे, वहाँ अब क़यामत वाले दिन की बात हो रही है। और चूंकि अल्लाह अल्टीमेट अथॉरिटी है तो डेट्स तो सेटल होने ही होने हैं। अब वो जो यहाँ पर जिस करेंसी में, जिस कमोडिटी में जुल्म हुआ था, वहाँ पर वो कमोडिटी तो नहीं होगी, तो फिर रिकवरी होगी तो इंसाफ होगा। अब वो कैसे होगा? क्योंकि वहाँ दिरहम और दिनार ना होंगे। अब ये आगे इंसाफ एक्सप्लेन हो रहा है। पहले उसके भाई के लिए इसकी नेकियों में से हक दिलाया जाएगा, यानी जो जालिम है वो बहुत सारी नेकियां लेके गया हुआ है, लेकिन उसके कर्जदार पहुंच गए, अब वो पैसे तो नहीं है, जो चीज़ें मारी हुई थी वो भी नहीं है, तो इसकी नेकियां फिर उनमें बांटी जाएंगी। और अगर अभी भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और अगर उसके पास नेकियां ना होंगी तो उसके भाई, वो जो मजलूम था, कि बुराइयां उस पर डाल दी जाएंगी। तो अगर दुनिया में सेटलमेंट कर लें तो बचत है, नहीं तो अदालत में इंसाफ तो होना ही है। मंडे को